मैं एक साइकिक हूँ। मेरा तोहफा है लोगों को अपने हाथों से हील करना। पर इस बार मेरा क्लाइंट कुछ खास था। बिल वाइट। वो अपनी यादों को भुलाना चाहता था जो उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने उसे छुआ और अचानक सब काला हो गया। उस समय मुझे एक अजीब सी भविष्यवाणी हुई, जैसे कोई मेरी माँ के पास जा रहा है और वो सीढ़ियों में भाग रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है। और फिर मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश थी और वहाँ खड़ा था बिल वाइट। अचानक से ये सारा कुछ मेरी आंखों के सामने से हट गया और मैं एकदम अंधी हो गई। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका नाम लिया पर मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और वो वहाँ से भाग गया। मैं बहुत घबरा गई थी। सब काला हो चुका था। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। और जो मैंने अभी देखा था वो था मेरी माँ का कत्ल। क्या होने वाला है? इस शहर में सब जानते थे कि मैं क्या करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं लोगों को अपने दर्द से छुटकारा दिलवाती थी, बस। यहाँ तक कि मेरा खुद के दर्द भी कई सालों से मैं दूर नहीं कर पाई हूँ। वो बहुत अलग था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं एक सवाल से बहुत परेशान थी कि मेरी माँ को किसने मारा। मैं तब 6 साल की थी, रो रही थी और पुलिस वाला मुझे मेरी माँ की लाश से दूर ले गया। कुछ साल अनाथालय में रहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं। मेरी वजह से जो भी लोग ठीक होते थे वो एक दूसरे से बातें करते थे और फिर अचानक पूरे शहर से लोग मेरे पास आने लगे। ऐसे ही आया था बिल वाइट। और उस दिन पता चला कि मैं पास्ट भी देख सकती हूँ। शायद बिल को मेरी माँ के कत्ल के बारे में कुछ पता था। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मुझे सिर्फ ये याद था कि उसके चेहरे पर वैसा ही निशान है जैसे मेरे चेहरे पर है। अभी मुझे मैट की याद आई। वो एक पुलिस वाला है जिसकी मदद मैंने करी थी। शायद मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अंधेरे के कारण मैं कुछ ना कुछ गिराती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर मुझे मेरा फ़ोन मिला और मैंने कॉन्टैक्ट्स में से लोगों को फ़ोन लगाना शुरू किया। फिर मुझे एक कॉल पर मैट की आवाज़ सुनाई दी। आखिर मेरी कोशिश कामयाब रही। मैं उसे पूरी बात बताई, क्लाइंट के बारे में भी और जो मुझे दिखाई दिया था उसके बारे में भी। पर मैट ने मुझे बताया कि वो सस्पेंड हो चुका है और अब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरी पूरी उम्मीद पर पानी फिर गया। अब मेरे पास कोई और नहीं बचा था मदद मांगने के लिए। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। अचानक मुझे मैट का फ़ोन वापस आया। उसने कहा उसने इस बारे में सोचा है और वो मेरी मदद करने को तैयार था। मैट ने कहा कि जब वो एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा था, उसकी बीवी की मौत हो गई। उसने खुद गुनहगार को ढूंढने की कोशिश करी। उसने एविडेंस इकट्ठा किया और उस बंदे का एड्रेस भी निकाल लिया, पर अंत में उसे अरेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला और उस खूनी ने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये सब होने के बाद मैट रिटायर हो गया। उसने कहा कि हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। 1 घंटे बाद वो मेरे घर आ गया था। उसने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा और पुलिस डेटाबेस में हैक किया। काफी देर ढूंढने के बाद हमें वो सड़क का नाम पता चल गया जहाँ बिल वाइट रहता था। मैट हाउस नंबर पता लगा ही रहा था कि सिस्टम ने हमें ब्लॉक कर दिया, पर हमें कुछ तो मिल चुका था। शाम को हम उसी गली पर पहुंच गए और वाइट को ढूंढने लगे। हम सारे घर पर जाकर पूछ चुके थे, पर किसी ने बिल के बारे में नहीं सुना था। वापस जाते समय मैट ने एक घर की तरफ देखा जिसकी सारी खिड़कियों पर बोर्ड लगे हुए थे। हम पास गए तो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे। तभी मुझे अचानक से फिर से वही विजन आया। अजीब सी तस्वीरें दिखाई देने लगी और मुझे यकीन हो गया कि बिल वाइट यहाँ है। हमें बस घर के अंदर घुसना था। मैट मुझसे कहने लगा कि आसपास पुलिस घूमती रहती है, अगर हम पकड़े गए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर मैंने उससे कहा कि अगर वो साथ नहीं आएगा तो मैं अकेले जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी जरूर। फिर मैट भी थक कर मान ही गया। एक जोर से आवाज हुई और उसने एंट्रेंस का दरवाजा तोड़ दिया। अचानक से मैं वहीं खड़ी हो गई। हम चुपके से अंदर घुसे और मैंने मैट से कहा कि तुम मेरे पास ही रहना। मैं दीवारों और फर्नीचर को महसूस कर कर पता लगाने लग गई कि आखिर वाइट है किधर। अचानक से मैट रुक गया और उसने कहा कि दीवार पर एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक आदमी और एक लड़की है। वो लड़की मेरे जैसी दिखती है। जब मैंने वो तस्वीर उठाई, मुझे एक और विजन आया। उसमें किसी ने मुझे खिलौना दिया और तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ आई जिस पे सायरन बज रहा था। मैट ने मुझे कहा चलो यहाँ से चलते हैं। अचानक से उसी समय घर के अंदर पुलिस आ गई। मैं थोड़ा हिचकिचाई पर मैट ने मेरी बाजू पकड़ ली। हम बहुत तेज़ भागे
मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई पुलिस वाला हमारे पीछे है, पर आखिरी मोमेंट में मैट ने उसे धक्का मार दिया और हम उस घर से भाग गए। मैं थक चुकी थी, पर मैट ने कहा कि हम रुक नहीं सकते। हम थोड़ी दूर पहुंच गए, तब उसने एक टैक्सी बुलाई। मैंने उस तस्वीर को अपने हाथ में पकड़े रखा, पर मुझे कोई विजन दोबारा नहीं आया। मैंने मैट से कहा कि उस तस्वीर के इंसान के बारे में बताए। उसने कहा कि उसका काफी चौड़ा मुंह था और होठों के पास कुछ निशान। वो बिल वाइट ही था, मुझे याद है। मैंने मैट से कहा कि उस तस्वीर को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और उसके बारे में कुछ पता लगाए, आखिर ये लड़की कौन थी। मैट ने कहा वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, पर कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगा। अगला दिन मैट ने मेरा फोन नहीं उठाया। दोपहर के बाद उसका मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो डिटेन हो चुका था और पुलिस स्टेशन में था। उस पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार करवा लिया था जो हमारे पीछे भागा था। मैट अब सिर्फ बेल पर निकल सकता था। मैंने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था। मुझे उसकी मदद करनी थी। मैं अपना रास्ता देखते हुए पकड़ पकड़ कर लॉकर तक पहुंची और अपनी सारी सेविंग्स निकाली। काफी मुश्किल से मैं घर से बाहर गई। गाड़ियों की आवाजें आ रही थी हाईवे पर। मैंने ऐसे अंधा होकर कभी भी गाड़ी नहीं पकड़ी थी, पर किसी न किसी ने मेरी हालत पर तरस खा के मुझे लिफ्ट दे दी। जब मैट पुलिस स्टेशन से निकला, मैंने उसे बताया कि अब मैं उसकी मदद नहीं मार सकती। अगर वो फिर से पकड़ा गया तो उसे सीधा जेल हो जाएगी। पर मैट ने कहा कि अब वो शुरू कर चुका है तो इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके छोड़ेगा मेरे साथ। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटने वाला। उसने मुझे ये भी बताया कि जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर था, उसे एक बात पता चली। वो इंसान तस्वीर में बिल वाइट ही था और वो शायद मेरे पिता थे। क्या इसका मतलब ये था कि तस्वीर में जो लड़की थी वो मैं हूँ? अचानक से मुझे नफरत महसूस होने लगी। आखिर वो मुझे छोड़ कैसे सकते थे? मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस इंसान ने मेरी माँ को मारा है, पर क्या उसने उन्हें मारकर वहां से भाग गया? अगली सुबह हम फिर से गाड़ी में उसी जगह गए जहाँ वाइट हो सकता था। मैट ने कुछ भिखारियों से बात करी, पर कोई कुछ नहीं जानता था। तभी अचानक से एक इंसान ने हमें कहा कि वो वाइट को जानता है। कुछ पैसे मांगे और उसने हमें बताया कि वाइट हाल ही में एक खाली बिल्डिंग में रहने लगा था। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वाइट कहीं आसपास ही है। मैं अपनी गट को फॉलो करने लग गई। मैट और मैं एक बेसमेंट में पहुंचे किसी घर की, और मुझे यकीन होता गया कि वो वही है। मैंने उसका नाम पुकारा और तभी मुझे पैरों की आवाज़ आने लगी। वाइट फिर से भागने लगा। मैट ने चीख कर कहा कि हम पुलिस वाले हैं और उसके पीछे भाग पड़ा। उसने बिल को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और हैंडकफ कर दिया। बिल अब लड़ नहीं रहा था। तभी मैट ने उससे बातें पूछनी शुरू करी। उसने कहा वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात से बहुत परेशान रहा है कि उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया। उसे लग रहा था कि एक साइकिक उसकी मदद कर देगी और उसे बहुत बुरा लगता था, पर वो घबराया हुआ था। हम लड़ रहे थे। मैंने अपनी बीवी को हल्का सा धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं वहाँ से भाग गया और अपनी बेटी को भी वहीं छोड़ गया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे नहीं मिली। उसने कहा कि वो जानना चाहता है वो कैसी है। मैं कांप रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, पर अंत में मैंने कहा, बिल, मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम अकेले छोड़ गए थे। मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। इसके बाद वहाँ काफ़ी देर तक शांति रही। अचानक से बिल रोने लग गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। तभी मैं भी रोने लगी। मुझे भी ये एहसास हुआ कि मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, और अचानक मुझे सब दिखाई देने लग गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैंने उन्हें माफ़ किया, मेरी तकलीफ दूर हो गई, जैसे हमें एक दूसरा मौका मिला हो सब ठीक करने का। मैं नहीं जानती थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैट इंतज़ार कर रहा था कि मैं पुलिस वालों को बुलाऊं, क्योंकि मेरे पापा ने ही मेरी माँ को मारा था, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक खूनी को पकड़वाना चाहती थी। हाय, मेरा नाम मरिया है और मैं 20 साल की हूँ। क्या तुम्हारा कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और अगर वो ठीक ना हो तो भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कैसे मैंने अपना चेहरा बिगाड़ ही लिया था अपना ड्रीम रोल हासिल करने के लिए। एक बार एक फिल्म की कास्टिंग की अनाउंसमेंट हुई। उन्हें एक एक्ट्रेस चाहिए थी सपोर्ट रोल के लिए, और मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी थी।
मैंने वो एड तब देखी जब वो रोल खत्म ही होने वाला था, पर मैं ये हासिल करने वाली थी। सिर्फ एक जरूरत थी कि सिलेक्शन के दिन तक मुझे थोड़ा काला होना था, टैन। जैसे मैं मायामी में बड़ी हुई, मैं सीधा टैनिंग सैलून भाग गई। मुझे बीचेस नहीं पसंद है और सैलून जाके तो मैं बस कुछ ही घंटों में टैन हो सकती हूँ। एक प्रॉब्लम थी, एक सेशन के बाद जरूरी नहीं था कि असली टैन पता चले, तो उसे ज्यादा दिखाने के लिए मैंने कुछ तरीके अपनाए। मैंने एक सनस्क्रीन और फॉर्मिक एसिड खरीदकर खुद पर लगा लिया। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने हमें साफ कहा कि टैन ढंग से लेने के लिए हमें कई सेशंस की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं कर सकती थी, कास्टिंग तो कुछ ही घंटों में थी। और मैंने सोचा कि मैं ज्यादा गोरी हूँ तो टैन जल्दी से चढ़ जाएगा, पर उन्होंने कहा कि ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है। ये सब थोड़ा डरावना तो था और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी थी। मैं सूरज में जाती थी तो जल जाती थी और मेरे हाथ पहले ही ड्राई होने लग गए थे, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मुझे अपने सपने पूरे करने थे और ये एक बहुत छोटी कीमत थी। मुझे अच्छा दिखना था, आखिर मैं एक्ट्रेस बनने वाली थी। मैंने उनसे कहा कि अपनी स्किन के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ, तो वो मान गए, पर इस बहस में काफी समय लग गया। क्या तुम कभी किसी बहुत जरूरी काम के लिए लेट हुए हो? मैं डाइनिंग सैलून से निकलकर सीधा कास्टिंग वाली जगह पर चली गई और पूरा रास्ता बस अपनी घड़ी देखती रही। और आज जब मुझे जल्दी थी तो मेरी टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंसी थी। और आज ही के दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी, अगर टैनिंग सैलून ना भी जाती तो भी शायद गाड़ी में बैठी बैठी ही टैन हो जाती। इतनी गर्मी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था गाड़ी में। और फिर शायद इसी गर्मी और ड्राइनेस के कारण मेरे सारे शरीर पर अचानक से खारिश होने लग गई। पहले मुझे लगा कि ये बस उस सनस्क्रीन के कारण थोड़ा रिएक्शन हो रहा है और मुझे खारिश नहीं करनी, पर ये बद से बदतर ही होने लग गया। पर अंत में जब मैं नहीं सह पाई तो मैं अपने चेहरे पर खरोचने लग गई। अचानक से मुझे लगा मेरे नाखून में कुछ फंस रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि वो मेरी ही स्किन थी। बहुत बड़े बड़े टुकड़े मेरी स्किन के मेरे नाखून के अंदर फंस गए थे। मैं एक शीशा निकाला और मेरी हालत खराब हो गई। मैं एक डाल्मेशियन कुत्ते जैसी लग रही थी। कास्टिंग के लिए तो नहीं जा सकती थी क्योंकि अब ऐसी शक्ल के साथ कौन मुझे अपनी फिल्म में लेगा। शुक्र है मेरे पास मेरा मेकअप बैग था। मैंने अपना सारा चेहरा मेकअप से ढकने की कोशिश करी। ट्रैफिक अभी भी नहीं हिल रहा था। फिर कास्टिंग वाली जगह से मेरी सहेली केट का फोन आया और उसने कहा कि सब शुरू होने वाला है और मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं टैक्सी से निकली और वहां से भागने लगी। फिर मैंने एक साइकिल ली और उसके ऊपर चढ़कर प्रोडक्शन सेट की तरफ चलने लग गई, अपने सपने की तरफ। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी किसी भी हाल में। मैं वहां पहुंच तो गई, पर जब तक पहुंची तब तक कास्टिंग खत्म हो चुकी थी और सब अपने घर जा रहे थे। अचानक मेरे पास एक डायरेक्टर आया और पूछने लगा मेरे चेहरे को क्या हुआ है। मैंने आंसुओं के साथ उन्हें समझाया सब कुछ और उन्हें कहा कि एक मौका दे दो ताकि ये सब बिना किसी वजह का ना हो। वो हंसने लग गया और उसने मुझे कहा कि सारे रोल ले जा चुके हैं, अब कोई चांस नहीं। फिर अचानक उन्होंने सलाह दी कि मैं लीड रोल के लिए कोशिश करूं, क्योंकि जो रोल था उसको भी अपने चेहरे पर कुछ तकलीफें थी और अब मेरी स्किन की तकलीफ के साथ मैं उस रोल में फिट हो सकती हूँ। ये मजाक था। इतनी बदतमीजी मेरे साथ किसी ने नहीं करी थी। मैं बहुत निराश थी। शाम को केट का फोन आया। उसे भी वो रोल नहीं मिला था, पर मेरी हालत और खराब हो चुकी थी। मैं रोने लग पड़ी और मैंने उसे सब बताया, कैसे मेरी स्किन एकदम से उतरने लग गई है और मेरे चेहरे पर बहुत जलन होती है। और ये भी बताया कि उस डायरेक्टर ने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और मुझे कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कास्टिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और डायरेक्टर मुझे सच कह रहा था। उसने मेन कैरेक्टर के बारे में जो जो पढ़ा था उसने मुझे सब बताया। ये एक हॉरर मूवी थी, पर मुझे इस समय ये डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा सच में ही एक बीमारी ना बन जाए और कभी जाए ही ना। क्या मैं एक्ट्रेस बन पाऊंगी? फोन रखने के बाद मैं खुद को खींचकर बाथरूम की तरफ ले गई। मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रही थी, इतनी अजीब लग रही थी, जैसे शीशे में से कोई और ही राक्षस जैसा मुझे देख रहा हो। बहुत ही लाल और छिला हुआ चेहरा लग रहा था। बहुत खारिश हो रही थी। अगली सुबह तो और भी गड़बड़ हो गई थी, पर अब मैं परेशान नहीं थी, मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं कास्टिंग छोड़कर सीधा डॉक्टर के पास भाग गई और कोई चारा नहीं था।
क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारी सारी तकलीफें तुम भूल गए हो क्योंकि उससे भी कुछ बुरा हो गया है? ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। मैं इतना डर गई थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग मुझे घूर रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे थोड़ा शांत किया। उन्होंने कहा ये कोई हादसा नहीं है, बस मेरी स्किन थोड़ी जल गई है और काफी समय तक इलाज चलेगा। उसने मुझे काफी दवाइयाँ लिख के दी और कहा अपने चेहरे को नहीं छूना। बहुत जलन होती थी और दवाई लगाने के बाद और भी ज्यादा। ये ठीक होने से पहले बस मैं पागल होने वाली थी। मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करती रहती थी और मैं ड्राइंग करने लगती थी। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए और उस डायरेक्टर की कही हुई बात सुनकर मैंने एक मास्क काटकर अपने ऊपर लगाया और केट को फोटो भेजी। उसने कहा मुझे कास्टिंग के लिए जाना चाहिए। वैसे तो ये मजाक था, पर फिर मैं सोचने लगी कि क्या मुझे जाना चाहिए। एक हाथ पे मुझे मेन रोल मिल सकता था और दूसरी तरफ मैं अपना चेहरा शीशे में देख भी नहीं पा रही थी और कैमरा पे तो सब देख सकते थे। मैंने तो गूगल पर ऐसे स्किन की बीमारियों की तस्वीरें भी निकालनी शुरू कर दी। हैरान थी मैं, अगर मुझे इतना दर्द हो रहा था और मैं खुद को ध्यान भी नहीं लगा पा रही थी, उन लोगों को कैसा लगता होगा जिनकी तकलीफ और भी बुरी है। वो हमेशा ही ऐसे जीते हैं। कमाल है, लोग मुझ पर उंगली उठा रहे थे, पर मैं तो 1 महीने में ठीक होके सब भूल जाऊंगी। कुछ लोग तो इस सब के साथ जीते हैं, और बच्चे भी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस वीडियो में काम करना है, क्योंकि ऐसी कहानियां बताई जानी चाहिए। और मैंने उन्हें कह दिया कि मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं वहां गई और एक कार्डबोर्ड का मास्क पहनकर ही गई। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, पर शायद इसलिए नहीं क्योंकि मैं बेवकूफ थी, शायद इसलिए क्योंकि फिल्म की हीरोइन भी ऐसे ही लगने वाली थी। टेस्ट के समय मुझे वो बोर्ड उतारना पड़ा। डायरेक्टर हैरान था क्योंकि कल हालत इतनी बुरी नहीं थी। मैं दिल से दिया ऑडिशन और उस हिस्सा मुझे मिल गया। मैं सोचना चाहती थी कि ये मेरे चेहरे के कारण नहीं है, पर मेरी मेहनत के कारण भी। मैं खुद से काफी खुश थी। फिर मुझे सुनाई दिया कि डायरेक्टर मेकअप आर्टिस्ट को कह रहा है कि मेरी जैसी शक्ल है उस पर तो मेकअप भी वेस्ट नहीं होगा। कितना घटिया इंसान था वो। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बाहर जाकर पानी पीकर थोड़ा शांत होने का फैसला किया। मैंने सोचा कि मैं हीरोइन कैसी लगूंगी, इस बारे में सोचती हूँ। उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और बहुत शक्तिशाली। मैं भी ये कर सकती थी। जब मैं बाहर गई तो मैं एक लड़की में टकराई। उसने एक टोपी पहनी थी जो मेरे से टकराने की वजह से साइड हो गई और हमें एक दूसरे की शक्ल दिखने लगी। उसकी शक्ल मुझे आईने जैसी लग रही थी, चेहरा नहीं पर उसकी हालत। सच बताऊं तो उसकी हालत मेरे चेहरे से कुछ ज्यादा ही खराब थी। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, पर हम दोनों नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वो लूसी थी, वही लड़की जिस पर ये कहानी बनने वाली थी। उसने भी शूटिंग का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि उसकी बीमारी के बारे में ठीक से बताया जा सके। उसे बताया गया था मेरे बारे में और वो मुझसे मिलना चाहती थी। हमने काफी देर तक बात करी। लूसी बहुत सपोर्टिव थी। अचानक से उसने कहा कि अब मेरे लिए और भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब मैं 2 लोगों से घबरा रही थी, उससे भी और अपने खुद के चेहरे से भी। मेरे पास बहुत कुछ था अब सोचने को। मैं घर गई पर बिना मास्क के, और लोगों ने मुझे घूरा। मैं एक दुकान के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने वैसी टोपी देखी जैसी लूसी ने पहनी थी और मैंने वो खरीद ली। कैरेक्टर में आने के लिए नहीं, पर उसने जो उदाहरण दिया था उससे सीख कर। शूटिंग कामयाब हुई। मुझे डायरेक्टर को इग्नोर करना आ गया। मेरी त्वचा और मेरी स्किन ठीक हो गई वीडियो के रिलीज से पहले, और मैं उसे देख रही थी तो मुझे अपने अच्छे चेहरे की वापस आदत हो रही थी। मैं अभी भी टोपी पहनती हूँ, मुझे उसमें ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, और वो मेरी त्वचा को सूरज से बचाता भी है। क्या तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसी कई कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आशा करती हूँ तुम्हारा दिन अच्छा रहे।